हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे हमने 6th क्लास की सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी शुरू कर रखी है, ये चैप्टर नंबर 3 है। हाफ हमारा जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हो चुका था। आज जो चैप्टर बचा है हाफ नेक्स्ट वाला, वो आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो इसमें हमारा टॉपिक शुरू होगा टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है। तो इसमें बताया है कि सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने, जैसे इसमें क्या बताया है, टाइप ऑफ क्या है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया है। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने, यानी कि उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है, यानी कि सरकार के पास में ये राइट है भी, वो किसी भी कानून को बनाएगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर उसको क्या है, उसका क्या आउटपुट मतलब निकल के आता है। तो ये सारी जो पावर है गवर्नमेंट को किसके थ्रू ये पावर मिलती है, ठीक है। तो अगर हम इस पावर की बात करते हैं तो ये जैसे हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा कि था कि लोकतांत्रिक सरकार में इनकी पावर का बेस अलग होता है, और तानाशाही सरकार यानी कि जो राजतांत्रिक शासन होता है उसमें इनकी पावर का बेस अलग होता है। तो ये अलग अलग आधार पर इनकी पावर को तय किया जाता है। जिस प्रकार की गवर्नमेंट की फॉर्म होती है उसी प्रकार की इनको पावर मिलती है, ठीक है। पहला है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन में बात करें तो लोकतांत्रिक सरकार वो सरकार होती है जो लोगों में से लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकार होती है उसी को ही क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र के बारे में सबसे फेमस डेफिनेशन मानी जाती है। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और दुनिया के अंदर अगर हम सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करें तो वो भारत का लोकतंत्र है, और सेकंड नंबर पे यूएसए का लोकतंत्र है। पूरी मतलब जितने भी हमारे 200 जो कंट्रीज है उन सभी में से भारत और यूएसए ही सबसे बड़े दो लोकतांत्रिक देश माने जाते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां पर लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। लोकतंत्र की मुख्य बात यह होती है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसीलिए एक अर्थ में लोकतंत्र का शासन होता है, यानी कि लोगों का ही शासन होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियम को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होते हैं कि लोकतंत्र अपने, यानी कि जो लोग होते हैं वो अपनी तरफ से क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे कि हमने हमारे एमपी चुने और एमएलए चुनकर हम भेजते हैं, वही एमपी एमएलए मिलकर ही क्या बनाते हैं, हमारी संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा राज्यसभा ये सारी एमपी एमएलए चुनते हैं, और वही एमपी एमएलए जो होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति के ऑडिशन जो होते हैं उनके लिए होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये क्या होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि हर एक व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और जहाँ से शुरू होते हैं वो कौन है, आम जनता से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। पहले जनता ही एमपी एमएलए चुनती है, फिर ही आगे की जितनी भी व्यवस्था होती है, जितनी भी इलेक्शन होते हैं, फिर वो आगे चलती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, और वो प्रतिनिधि आगे जाकर क्या करते हैं, किसी चीज को रेफर करते हैं। अब जैसे ये लोकतंत्र के अंदर डेफिनेशन बता रखी है कि लोकतंत्र क्या होता है, तो वहां लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, सभी के पास में अपने नेता को चुनने का अधिकार होता है। ये सारी बातें इसमें बता रखी हैं। जैसे कि इसमें देखो क्या बताया है, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो कि उनको प्रभावित करती है। क्या आप इससे सहमत हैं कि आपके जवाब में 2 कारण लिखने हैं? ये सिर्फ लोकतंत्र के बता रहा है। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। लोकतंत्र में एक राजा के पास में देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। राजतंत्र में राजा या रानी के द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये कथन गलत है, क्योंकि निर्णय नहीं उठाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, सारी जनता के लिए निर्णय लेता है, यानी कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर गया है वो प्रतिनिधि ही सारी जनता के लिए डिसीजन लेता है, वो डिसीजन ही जनता का डिसीजन माना जाता है।
आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय भी था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास में संपत्ति होती थी, यानी कि जो काफ़ी जिनका समाज में ओहदा काफ़ी बड़ा था, सिर्फ वही दे सकते थे वोट, और वो भी सिर्फ पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, वो भी जो उच्च खानदान से, हाई सोसाइटी से जो रिलेटेड लोग हैं। यानी कि इसका मतलब था कि औरतें, गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो कि ये गिने-चुने पुरुष बनाया करते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसीलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर-शोर से मांग उठाई। यहाँ से ध्यान रखना, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? गांधी जी की। कब लिखा? 1931 में। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूँ कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास में चरित्र है, वह संपत्ति या शिक्षा नहीं रखता है, वह वोट नहीं दे सकता है। जो कि दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है और वह वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यानी कि जो व्यक्ति पूरा दिन काम करके खुद का पेट भरता है, दूसरी जनता का भी पेट भरने का काम करता है, लेकिन वो हाई सोसाइटी से संबंधित नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास में एक अच्छा चरित्र नहीं है, इसके कारण उसे वोट देने से रोका जा रहा है, तो इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वोट का अधिकार उच्च जाति को ही क्यों, हाई सोसाइटी के लोगों को ही क्यों, पढ़े लिखे लोगों को ही क्यों, बल्कि सभी को होना चाहिए। वोट देने का अधिकार सभी को समान रूप से दिया जाना चाहिए, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, या वो गरीब है, अमीर है, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कास्ट, किसी भी वो से संबंधित है, उसको वोट देने का राइट ऑफ वोट होना चाहिए। ठीक है। कई बार सीटेट के अंदर लास्ट टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा एक लाइन बोली गई थी, तो वो लाइन हूबहू जो पीछे एग्जाम हुआ था दिसंबर के अंदर सीटेट वाला, तो उस एग्जाम के अंदर इसको पूछा गया है, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया है। तो इस ये जैसे ये यंग इंडिया जो है पत्रिका, ये मैगजीन थी, इस मैगजीन के अंदर जो गांधी जी ने लाइनें लिखी हैं, तो ये लाइन देके भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये लाइनें किसने दी हैं। तो इस पॉइंट को आप पॉइंट आउट करके ध्यान से देखना थोड़ा। एक ये वाली चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। यानी कि जो सबसे ज्यादा संघर्ष या दुगना संघर्ष करना पड़ा था ना, वो एक तो गरीब जाति को करना पड़ा था, और एक जितनी भी महिलाएं थी उनको भी क्या है, दोगुना संघर्ष करना पड़ा था। एक तो वो स्वतंत्रता का संघर्ष कर रहे थे, एक खुद के समाज में ही उनको क्या है, संघर्ष करना पड़ा था। क्यों? ताकि वो एक समानता की नींव को स्थापित कर सकें। और क्या है, महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में सर्वप्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूत यह मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं। ये ध्यान में रखना, महिला मताधिकार आंदोलन क्या होता है? जब महिलाओं ने अपने वोट के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, तो उसी को ही महिला मताधिकार आंदोलन, या इसका दूसरा नाम है सैफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है। सैफ्रेज का शब्द क्या होता है? वोट देने का अधिकार। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि सैफ्रेज मूवमेंट क्या होता है। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने भिन्न-भिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू कर दिया, तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाई। यानी कि
जब सारे पुरुष जो थे वो युद्ध में चले गए थे तो पीछे कौन रह गई थी? महिलाएं रह गई थी। अब पुरुषों को भी युद्ध में गए, उनको भी चीज की जरूरत थी, कपड़े थे, जूते थे और भी चीज जो इस्तेमाल करते थे। अब वो उनको बनाए कौन? क्योंकि पुरुष तो थे नहीं उस टाइम। तो फिर महिलाओं ने ये दायित्व अपने ऊपर लिया कि हम चीज बनाएंगे और आप चीज युद्ध के लिए भेजो ताकि हम युद्ध में जीत सके। और जब दूसरे लोगों ने महिलाओं का इतना योगदान देखा, इतना साहस देखा कि वो कितनी दृढ़ता से अपने काम को पूरा कर रही है, तो उन्होंने कहा कि अब तक हम क्या थे? पागल थे, जो हमने महिलाओं के लिए कि महिलाएं काम नहीं कर सकती हैं, महिलाओं में बुद्धि नहीं है, महिलाओं में साहस नहीं है। तो ये हमारी एक गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं थी, सिर्फ हमारी सोच थी और कुछ नहीं है, क्योंकि महिलाएं तो इससे कहीं उठकर ज्यादा काम कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की, उनकी आवाज सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह-जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शित किया। उसमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका के अंदर एक ये पॉइंट आउट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमेरिका के अंदर औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 के अंदर मिला था। इंग्लैंड के अंदर कब मिला था? 1928 के अंदर। सबसे पहले अमेरिका के अंदर ही ये सैफ्रेज मूवमेंट चला था, महिला मताधिकार आंदोलन। तो ये कब उनको वोट देने का अधिकार मिल गया था महिलाओं को? तो 1920 के अंदर इनको अधिकार मिल चुका था। इंग्लैंड में कब मिलता है? 1928 के अंदर। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ये कथन कारण जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं के अंदर हमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, फिर अगर हमें परफेक्ट आंसर पता है तो हम उसका आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो वो हमारा आंसर 100%, 100% ये चांस है वो गलत होगा। क्योंकि पहले क्वेश्चन आते थे वन लाइनर क्वेश्चन है, अभी वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आ रही है, अभी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं या कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मार पड़ती है बच्चों को कथन कारण वाले क्वेश्चन। कल से हम कल हम ये चैप्टर करेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी कि लोकतंत्र की डेफिनेशन तो हम देख ही चुके हैं कि लोकतंत्र क्या है, कैसी है। कल हम ये देखेंगे कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसके अंदर कौन कौन सी एलिमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू लोकतांत्रिक सरकार काम करती है, कौन सी चीजें उनको अपने काम करने में सहायता करती है, इन चीजों के बारे में देखेंगे। और कल हम ये पूरा चैप्टर एक ही क्लास के अंदर करेंगे, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अगर हम इतना भी धीरे चलेंगे तो सिलेबस कवर करने में बहुत दिक्कत होगी हमें। तो ये कल पूरा चैप्टर हम कल की क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको हमारे चैनल हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है सारा टॉपिक जो समझाया जा रहा है क्लास के अंदर, तो आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नई क्लास अपलोड की जा रही है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर।